आज से 800 साल पहले मध्ययुगीन स्पेन में मुस्लिम साम्राज्य का एक बड़ा शहर था। यह शहर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। एक बरसात की रात में इस शहर के पहरेदार हर दिन की तरह अपने शहर की रखवाली कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईसाई साम्राज्य की सेनाएं उन पर अचानक हमला करने वाली हैं। अचानक हुए हमले के कारण कोर्डोवा शहर की मुस्लिम सेनाएं ईसाई सेनाओं के सामने अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहीं। केवल एक रात के हमले में उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के लगभग पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। वे एक के बाद एक शहर को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनमें से एक शहर ऐसा था जिसे वे हराने में असफल रहे। इस शहर को ग्रेनेडा कहा जाता था। लगभग 200 वर्षों तक मुस्लिम साम्राज्य के इस शहर को हराने के कई प्रयासों के बावजूद ईसाई राजा असफल रहे। इस शहर पर कब्जा करना तो दूर, दुश्मन इसके किले के आसपास भी नहीं पहुंच सका। 200 वर्षों तक जब भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, उन्हें अपने हाथों में हड्डी लेकर लौटना पड़ा और शहर अवैध हो गया। सबसे बड़ा कारण यह है कि इस शहर का महल ऐसी रणनीतिक स्थिति में बनाया गया था जहां दुश्मनों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था। इस महल को अल्हम्ब्रा पैलेस कहा जाता है। 1237 में जब मोहम्मद बिन यूसुफ बिन नासेर ग्रेनेडा के सुल्तान बने तो उन्होंने स्पेन के सबिका पर्वत की चोटी पर अपना महल बनाने का फैसला किया और वहां 200 किलोमीटर के क्षेत्र में एक छोटा शहर बसाया जाएगा। यह महल शहर इतनी खतरनाक जगह पर बनाया गया था जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह जगह इसीलिए डरावनी नहीं है क्योंकि यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। इस जगह के डरावने होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पानी की आपूर्ति नहीं है। इस शहर के स्थान के पास जो नदी बहती है वह इस नदी से लगभग 700 मीटर ऊपर है और जब इस महल शहर का निर्माण किया जा रहा था तब यहाँ बिजली नहीं थी, वहां कोई मोटर प्रणाली नहीं थी, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इतनी ऊंचाई पर पानी तक पहुंचना था। यदि सुल्तान के सेवक पहाड़ से नीचे उतरकर बर्तनों में पानी भरकर ऊपर लाते तो दुश्मन आसानी से उन पर हमला कर सकते थे और उन्हें महल का गुप्त रास्ता भी पता चल जाता। इसीलिए उस समय के इंजीनियरों ने कुछ ऐसा अद्भुत काम किया कि आज भी 700 वर्षों से उनका बनाया सिस्टम बिना बिजली के काम कर रहा है। इस महल में फव्वारा है, कमरे में शावर है, पानी आने के लिए पाइप सिस्टम है, यहाँ तक कि बाथरूम के फर्श भी स्वचालित रूप से गर्म होते थे जहाँ राजा भाप स्नान का आनंद लेते थे और उन्होंने पानी से एक ऐसी घड़ी बनाई थी जो बिना किसी तंत्र के सही समय बता सकती थी। ये महल कोई छोटा मोटा महल नहीं था, ये एक विशाल किला था और इस किले के सभी कोनों में बिना किसी बिजली की मोटर और जलस्रोत के पानी की आपूर्ति की जाती थी। सबसे बड़ा असंभव कार्य था पहाड़ पर बने इस महल से समतल भूमि बनाना और उसके बीच से नदी बहना। इस नदी को दारो नदी कहा जाता था, लेकिन यह नदी किले से बहुत नीचे थी, लगभग 700 मीटर नीचे। इसलिए उस समय के इंजीनियरों ने नदी से पहाड़ तक पानी उठाने की एक उत्कृष्ट योजना बनाई। उन्होंने महल से 6 किलोमीटर दूर दारो नदी में एक स्थान पाया जो महल के स्तर जितना ऊंचा था। यहाँ उन्होंने एक बांध बनाया और बांध के किनारे से एक नहर काटना शुरू किया और इस नहर को सीधे महल तक ले आए। नहर खोदते समय उन्होंने सावधानी पूर्वक योजना बनाई और ढलान बनाया ताकि पानी आसानी से बह सके और सीधे महल तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। यद्यपि वे नदी के ऊंचे स्थान से नहर काटकर पानी लाने में सफल रहे, लेकिन पानी का बल नहीं था। लेकिन वास्तुकारों ने इस महल के अंदर कई दिलचस्प डिजाइन तैयार किए थे, जैसे कि फैंसी फव्वारे जो चारों तरफ से पानी छिड़कते थे। अगर आप यहाँ के बगीचे को देखें तो यहाँ बगीचे में बड़े बड़े फव्वारे हैं, कई छोटे छोटे फव्वारे हैं और इन सबको सक्रिय करने के लिए दबाव के साथ पानी के प्रवाह की आवश्यकता होती है। लेकिन कृत्रिम नहर से आने वाला पानी उस दबाव की आपूर्ति नहीं कर पाता। इस पानी से वे केवल आवश्यक मांग ही पूरी कर पाते थे। लेकिन निर्माण इंजीनियरों का सपना साकार नहीं हुआ। इसके अलावा निर्माण इंजीनियरों ने इस महल के बीच में एक घड़ी भी बनाई थी। यदि इस घड़ी को चलाने के लिए उच्च गति वाला जल दबाव न हो तो घड़ी सही समय नहीं दिखाएगी। इसलिए इंजीनियरों ने पानी के दबाव की समस्या को हल करने के लिए एक और शानदार योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने पहाड़ी पर एक बड़ा तालाब खोदा। यह एक ओवल
ओवरहेड पानी टैंक की तरह था। उन्होंने यह तालाब नदी और महल से भी ऊंचे स्थान पर पहाड़ी पर बनवाया। यदि इस ऊंचे स्थान से महल की ओर पानी छोड़ा जाए तो पानी बल के साथ नीचे की ओर बहता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, पानी इतना ऊपर कैसे उठेगा। इसके लिए इंजीनियरों ने एक बढ़िया विचार निकाला। उन्होंने पुल के ठीक बगल में एक गड्ढा खोदा और उसके नीचे लगभग 60 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा खोदा। एक कुआं बनाया गया। ये कुआं नदी के उच्चतम बिंदु से काफी नीचे खोदा गया था। फिर उन्होंने नदी के ऊंचे स्थान से नहर काट दी और उसे महल तक ले आए। उन्होंने उस नहर को इस कुएं से जोड़ दिया ताकि नदी का पानी सबसे ऊंचे स्थान से नहर के माध्यम से आकर सीधे कुएं में जाए। और फिर उन्होंने कुएं से पानी को कुंड तक पहुंचाने के लिए एक जल चक्र प्रणाली बनाई और उसमें कुछ बर्तन रख दिए, जिसका अर्थ था कि बर्तन पानी से भर जाएंगे। और जब वह भरा हुआ पानी कुंड में गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए बल की आवश्यकता थी। इस क्रियाविधि को करने के लिए उन्होंने घोड़ों को गोलाकार घुमाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया। इसमें लगे गियर सिस्टम के कारण ड्रम नीचे से पानी भरकर ऊपर लाते थे। इसे हाइड्रोलिक जल प्रणाली कहा जाता है। पुराने दिनों में जब मोटर प्रणाली नहीं थी तब यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय थी। फिर महल तक पहुंचने के लिए उन्होंने तालाब से महल तक एक नहर बना दी। चूंकि तालाब महल के ऊपर बना था, इसलिए पानी बहुत दबाव के साथ तालाब से महल में आता था और इस जल बल के कारण महल के फव्वारे स्वतः ही सक्रिय हो गए। 700 साल पहले बनी यह प्रणाली आज भी काम कर रही है। लेकिन महल की सबसे आश्चर्यजनक बात महल के केंद्र में लगी घड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि यह घड़ी किसी मशीन की मदद से नहीं चलती। इस घड़ी में समय के रूप में 12 शेर रखे गए हैं और प्रत्येक शेर के मुंह में एक फव्वारा है। 12 शेर 12 बजे के समय को दर्शाते हैं। हर घंटे एक शेर के मुंह से पानी निकलता है। अगर 2 शेरों के मुंह से पानी निकले तो इसका मतलब है कि 2 बजे हैं। यदि सभी शेरों के मुंह से पानी निकले तो इसका मतलब है कि 12 बजे हैं। इस घड़ी का मुख्य तकनीकी हिस्सा इसी कटोरे में छिपा हुआ है। इस कटोरे को 12 शेरों के ऊपर रखा जाता है तथा इसमें छोटे छोटे छेद इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक छेद के स्तर तक पहुंचने वाले पानी से लेकर अगले छेद तक पहुंचने वाले पानी की दूरी ठीक 1 घंटे की होती है। इस तरह हर घंटे एक एक करके पानी का स्तर कटोरे के छिद्रों को पार कर जाएगा और एक एक करके सभी शेरों के मुंह से पानी निकलने लगेगा। परिणाम स्वरूप इस महल में रहने वाले अधिकारी 12 बजे का सही समय जान सकते थे। ये घड़ी अपने आप पुनः रीसेट हो जाएगी। दरअसल इसके अंदर एक हाइड्रोलिक प्रणाली है। जैसे ही पानी कटोरे में भर जाता है, उसके अंदर उसी स्तर पर एक पाइप लगा दिया जाता है। पानी भी इस घुमावदार डिजाइन के माध्यम से पाइप में भरता है। जब पानी ऊपर पहुंच जाता है तो 12 बजे बजते हैं। फिर पानी रुक जाता है। जब भी 12 बजे बजता है तो उसके अंदर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है और कटोरे का सारा पानी पूरी तरह से खाली हो जाता है। यह साइफन पंप की तरह काम करता है। कटोरे से निकला पानी एक सुरंग से होकर तांबे के बॉयलर में प्रवेश करता है। यह बॉयलर जलते हुए काठ के कारण हमेशा गर्म रहता है और इसी बॉयलर में पानी गर्म होकर शाही स्नान में प्रवेश करता है। यहाँ एक कुंड है जहाँ यह पानी जमा होता है और राज परिवार इस कुंड में भाप स्नान का आनंद उठाता है। अब कल्पना कीजिए कि उस समय के लोग कितनी गहराई से सोचते थे और ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थे। आधुनिक लोग बिजली और मोटरों की मदद से जो सुविधाएं प्राप्त करते हैं, वही सुविधाएं 700 साल पहले भी लोगों को प्राप्त थीं, लेकिन तकनीक पूरी तरह से पहुंच से बाहर थी। सरल भौतिकी का प्राकृतिक तरीके से उपयोग करना, जो आज भी आधुनिक विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित करता है,